चलिए बच्चों स्टार्ट करेंगे ना। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए बच्चों, हैप्पी रिपब्लिक डे भाई, सबको हैप्पी रिपब्लिक डे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो इधर देखो सब लोग मेरी तरफ। कल का क्वेश्चन लिखा था, लास्ट क्वेश्चन। चलो निरंजन, लास्ट क्वेश्चन लिखा था आपने, वेरी गुड। मुस्कान, तुम लोग आज गए बेटा काम से, देखो यस यस यस, हिसाब किताब तो बराबर होगा, हिसाब किताब तो बराबर होगा। इधर चलिए, इधर 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 इधर, हाँ जी इधर। कौन सा क्वेश्चन था बच्चों, ये वाला था क्या? इन द मीटिंग ऑफ सीबीडी लिमिटेड। चलो ध्यान से देखो बच्चों, ये क्वेश्चन सब लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया था। चलो इसका आंसर देखते हैं क्या है ना। 6 इंडिविजुअल प्रेजेंट थे और चेयरमैन ने मीटिंग क्या कर दी, एडजर्न कर दी खुद की इच्छा से, टू सेम डे ऑफ नेक्स्ट वीक एज एन इंपॉर्टेंट मेंबर वाज नॉट प्रेजेंट इन द मीटिंग। ठीक है, तो मीटिंग उसने क्यों एडजर्न करी है? मीटिंग उसने क्यों एडजर्न की है? क्योंकि कोई तो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण व्यक्ति मीटिंग में मौजूद नहीं था, इसलिए उसने मीटिंग को क्या कर दिया, एडजर्न कर दिया। यार ये लाइट बंद कर देना। हाँ नाउ, तो उसने मीटिंग एडजर्न कर दी। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, कुड द चेयरमैन एडजर्न द मीटिंग इफ द कंपनी स्ट्रेंथ वाज 300? कंपनी की स्ट्रेंथ अगर 300 थी तो क्या चेयरपर्सन मीटिंग को एडजर्न कर सकता था? पहला क्वेश्चन। उसके बाद, फॉर द एडजर्न मीटिंग इज देयर एनी फ्रेश नोटिस ऑफ मीटिंग टू बी सेंट? दूसरा क्या है बच्चों, क्या आपको एडजर्न मीटिंग के लिए फिर से नोटिस भेजने की जरूरत है? यस, फॉर द एडजर्न मीटिंग इज एनी फ्रेश नोटिस टू बी सेंट। दो बार हुआ क्या? नहीं सॉरी सॉरी, if only 3 members were present in the adjourned meeting, where in such a meeting to the important, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? If only 3 members were present in adjourned meeting, where in such a meeting too, अच्छा, where in such a meeting too important member could not participate, could the meeting considered as duly convened and constituted? Now सबसे पहले इफ़ यू रीड दिस क्वेश्चन, मुझे प्रोविज़न बताओ सबसे पहले, कौन सा प्रोविज़न? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बहुत, और 90% लोग ये क्वेश्चन गलत ही सॉल्व करके आए होंगे एग्जाम में, ये भी मैं आपसे बोलना चाहूँगा। यस, सबसे पहले मुझे बताइए, सबसे पहला क्वेश्चन है, 1 मिनट, मीटिंग में कितने लोग प्रेजेंट थे? 6 इंडिविजुअल प्रेजेंट थे मीटिंग में, और मीटिंग क्या हो गई, एडजर्न हो गई। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? इन्होंने ये नहीं बताया कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी, नहीं बताया ना। हाँ, कुड द चेयरमैन, अच्छा ओके ओके ओके, कंपनी की स्ट्रेंथ, मेंबर्स की स्ट्रेंथ 300 थी, तो अगर अप टू 1000 लोग होते हैं तो 5। तो मुझे बताइए सबसे पहले, तो उसने क्यों एडजर्न कर दी? 6 लोग आए थे मीटिंग में, बट स्टिल उसने क्या कर दी, एडजर्न कर दी, क्योंकि मीटिंग में कोई इंपॉर्टेंट मेंबर प्रेजेंट नहीं था। तो सबसे पहले मुझे बताइए, इज दिस ग्राउंड फॉर एडजर्नमेंट इज वैलिड? नो। सबसे पहला एग्जैक्टली, मीटिंग एडजर्न तभी हो सकती है, कब हो सकती है बच्चों? व्हेन कोरम इज नॉट प्रेजेंट, जब क्या नहीं होता, और या फिर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ या ऑन द डायरेक्शन ऑफ मीटिंग। मीटिंग मतलब मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स के डायरेक्शन पे वो क्या कर सकता है, एडजर्न कर सकता है, या फिर मीटिंग में किसी प्रकार का डिसऑर्डर वगैरह होता है तो वो एडजर्न कर सकता है। बट दिस इज नॉट द ग्राउंड टू एडजर्न की इंपॉर्टेंट मेंबर नहीं आया तो मैंने मीटिंग क्या कर दी, एडजर्न कर दी। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, क्या फ्रेश नोटिस जरूरी है? यस वी नो, फ्रेश नोटिस जरूरी है। कब? 3 दिन का नोटिस जरूरी है। और दूसरा, यस, अगर मीटिंग 30 या 30 से ज़्यादा दिन के लिए एडजर्न होती तो भी नोटिस देने की ज़रूरत है। यस, सेम एज ओरिजिनल मीटिंग का नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है ना। और तीसरा क्या है,
और एडजन मीटिंग में सिर्फ 3 ही मेंबर प्रेजेंट थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इन एडजन जनरल मीटिंग जितने मेंबर प्रेजेंट हैं, मेंबर्स प्रेजेंट हैं, वो क्या बना लेते हैं, कोरम बना लेते हैं। ये सुनो बच्चों, चलो स्टार्ट करो इसका आंसर। हाँ, एडजन मीटिंग में नहीं आया तो फिर मैंने क्या बताया था, 98 एप्लीकेबल हो जाएगा, इम्प्रैक्टिसिबल हो जाएगा और 98 एप्लीकेबल हो जाएगा। वो तब होगा जब एनसीएलटी डायरेक्शन देती है, अगर एनसीएलटी डायरेक्शन नहीं दिया तो नहीं होगा। ठीक है, चलो। हाँ बेटा प्लीज बोल। नहीं रे बाबा, क्या बोल रहे तू? वहां पे लिखा है, सेक्शन में ही लिखा है 103 का लास्ट सब सेक्शन मेरे हिसाब से, कि अगर एडजन मीटिंग में भी कोरम नहीं आता तो मेंबर्स प्रेजेंट शेल कॉन्स्टिट्यूट अ कोरम। मेंबर्स मतलब मेंबर्स अगर खुद से प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, कितने मेंबर आए थे एडजन मीटिंग में? 3 आए थे ना, मेंबर्स आए थे। हाँ, अगर 3 प्रॉक्सीज आते तो इम्प्रैक्टिसिबल हो जाता। ठीक है, चलो लिखो इसका आंसर, राइट द आंसर। सेक्शन कौन सा होगा? 103, रेड विथ SS2, पैरा नंबर। चलो स्टार्ट करो। एस पर सेक्शन 103 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, रेड विथ पैरा कौन सा है? पैरा 3 ऑफ सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 2 issued by ICSI, in case the company has up to 1000 members, the quorum will be कितना? Will be of 5 members. Personally present at the meeting. ठीक है, उसके बाद the meeting can be adjourned when quorum is not present। कैन भी नहीं, कैन भी के मतलब विल भी लिख लेना। कितने के अंदर? विद इन हाफ एन आवर ना, कि 30 मिनट्स है? विद इन हाफ एन आवर। कहां से? फ्रॉम द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग। और the chairman can request or the chairman can adjourn the meeting at the request or direction of majority of members present at the meeting। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ है कि अगर डिसऑर्डर वगैरह होता है मीटिंग में, क्या होता है डिसऑर्डर, मतलब उपद्रव, तो वो आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए मीटिंग क्या कर सकता है, एडजन कर सकता है खुद की इच्छा से। ठीक है, नाउ
ये कहीं लिखा भी नहीं है, तो ये कॉमन लॉ का पार्ट है। किसका पार्ट है? कि सीधी बात है, जैसे पार्लियामेंट में होता है, देखना वो पार्लियामेंट में वो लफड़े होते हैं तो वो 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, लंच तक के लिए एडजर्न करते हैं। तो इन केस ऑफ डिसऑर्डर्स ऑल्सो, द चेयरमैन कैन एडजर्न द मीटिंग। ठीक है ना? इन केस the meeting was adjourned for want of quorum। अगर मीटिंग एडजर्न क्यों हुई थी? want ऑफ quorum, मतलब याद रखना इस सेंटेंस, quorum की चाहत में। quorum नहीं आया इसलिए मीटिंग क्या हो गई? एडजर्न हो गई, कॉमा, the adjourned meeting is held on same day, same time and at same place। यार कितना बड़ा आंसर हो गया इससे, कितने सारे क्वेश्चन पूछ लिए इस क्वेश्चन में। at same place unless the board of directors decide otherwise, and at the adjourned meeting also if quorum is not present, और अगर एडजर्न मीटिंग में भी कौन नहीं है? quorum नहीं है, then the members present shall constitute the quorum। और भी कुछ क्वेश्चन पूछे ना? एक और है कुछ तो, और एक क्वेश्चन और है ना कोई तो इसमें। हाँ, द फ्रेश नोटिस फॉर adjourned मीटिंग is to be given कितना? एक मिनट, फ्रेश नोटिस, यस, टू बी गिवन। यार एक मिनट, एज फॉलोज। पहला 3 days क्लियर नोटिस, और दूसरा नोटिस एज एन ओरिजिनल मीटिंग। कब? इफ मीटिंग इज एडजर्न फॉर बाबा मोर देन 30 days कहां लिखा है? इट इज 30 days और मोर, इट इज 30 days और मोर। इट इज 30 days और मोर। अगर मीटिंग एडजर्न कब होती है आपकी? 30 या उससे ज्यादा दिन के लिए। so my answer to the question is as follows। तो मेरा जो आंसर है क्वेश्चन के लिए वो इस प्रकार से है। so my answer to the question is as follows। क्या है पहला? क्या पूछ रहा है पहला? क्या नोटिस मीटिंग का एडजर्नमेंट वैलिड है? द एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग on the ground that
important member is not present. Valid है invalid है? Is invalid. And meeting must have been conducted. क्यों conduct होनी चाहिए? Yes, as 6 members were present. हाँ या ना? अच्छा, दूसरा क्या पूछ रहा था? क्या फ्रेश नोटिस रिक्वायर्ड है एडजन मीटिंग का? Yes. Notice of adjourned meeting is required. In the manner given above. तीसरा, in the adjourned meeting अगर कितने लोग प्रेजेंट हैं? If 3 members are personally present, meeting can be validly held. Yes or no? बच्चों अब मुझे बताओ, क्या मैंने इस क्वेश्चन में कुछ इररेलेवेंट लिखा है? इस क्वेश्चन के आंसर में हैव आई रिटन एनीथिंग विच इज इररेलेवेंट? ना, कितने? 1.5 पेज का आंसर हो गया होगा मेरे हिसाब से, 1-1.5 पेज का. आई कांट हेल्प इट बिकॉज मैंने क्या लिखा है, जो पूछा था उसके प्रोविजन लिख दिए और क्या लिखा आखिरी में, कंक्लूजन लिख दिया. सो वी हैव नॉट रिटन एनीथिंग इररिलेवेंट. तो ये एग्जाम में मेरे ख्याल से 8 मार्क का क्वेश्चन होगा. दिस मस्ट बी अ क्वेश्चन ऑफ कितना? 8, बिकॉज दे हैव आस्क्ड एवरी प्रोविजन. यस यस यस. हाँ बेटा, पर्सनली प्रेजेंट भाई. चलो डन. चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे. अब भाई बाद में लिखना, लास्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. मिस्टर एम द मेंबर अपॉइंटेड पी एस प्रॉक्सी. जल्दी लिखो. जल्दी 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 जल्दी. P as his proxy for annual general meeting of the company in the form set out. The company did not permit P to attend the meeting on the ground that special requirement in the. बच्चे ये तो लल्लू क्वेश्चन है. यस बट लिखेंगे, ठीक है. चलो यस लिखो. आंसर सेक्शन कौन सा है? सब सेक्शन भी बताओ. एस पर सेक्शन 105 सब सेक्शन 6 7 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. मैं नहीं लिखवाऊंगा, ये आप ही लिखोगे. खत्म करो इसको. आंसर पता है ना इसका आंसर क्या लिखोगे? कि यस, सिर्फ वो सेक्शन क्या लिखोगे कि द इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सी कैन नॉट बी रिजेक्टेड ऑन द. अगर वो MGT 11 में है तो आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते. किस ग्राउंड पे? कि वो आर्टिकल की किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता. बस इतना लिखना और उसके बाद देखना. सो इन द गिवन क्वेश्चन मिस्टर पी has a valid ground या has a right to attend the meeting. और कंपनी का एक्शन वैलिड है इनवैलिड है? कंपनी का एक्शन इनवैलिड. चलो जल्दी से, अभी मेरी घड़ी में हुए 8:40. 8:48 को
8:48 को मैं नया क्वेश्चन रतन का स्टार्ट कर दूंगा, जल्दी। दोनों 8:48 तक खत्म करना है, मैं नहीं जानता। और जगह वगह मत छोड़ना बे, लिखना ईमानदारी से।
थोड़ा थोड़ा स्किल आ रहा है। चलो रतन के बारे में लिखेंगे जल्दी। चलो जल्दी से लिखो रतन के बारे में। अगला क्वेश्चन 848 हो चुके हैं। रतन इज अ मेंबर ऑफ आदर्श क्लब लिमिटेड, अ कंपनी फॉर्म फॉर प्रमोटिंग स्पोर्ट्स नॉट फॉर प्रॉफिट। ठीक है। फॉर ensuing EGM to be held on 5th November, he appointed his daughter Prema as proxy to attend the meeting. कैसे क्वेश्चन देते हैं। यस लिखो 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 लिखो, क्वेश्चन लिखो जल्दी। वेरी नाइस, लिखो जल्दी लिखो। देख रहे हो दीदी को सब रूल भी याद है। ग्रेट ग्रेट, चलो जल्दी लिखो। राइट फास्ट। क्लब ने प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट को रिजेक्ट कर दिया, तो क्या क्लब का एक्शन जस्टिफाइड है? बिल्कुल जस्टिफाइड है। मैं 1 तारीख 2 तारीख और 3 तारीख को पुणे में नहीं हूं। ठीक है। आप भी नहीं होंगे? क्या बात है। दापोली। सो फॉर 3 days आई एम नॉट हियर। तो मैं तुम लोग की पिकनिक की भी डेस्टिनेशन देख के आता हूँ, वहाँ पे तुम लोगों की बात करके आता हूँ कहाँ पे कोई अच्छा रिसोर्ट मिल जाए। लोनावला तो छपरी जगह रे। लोनावला, खंडाला। क्या आप लोग लोनावला नहीं गए क्या एक बार? चलो फिर लोनावला चलते हैं अपन, एक ओवरनाइट चलेंगे। अगर बीच पे चलना है तो फिर दापोली इज नाइस, लाइक जहाँ मैं जा रहा हूँ 1 2 3 को। कहाँ पे? आपके यहाँ से 2 घंटे? हाँ कर्नाटक से 2 घंटे। कहाँ पे रहते हो आप कर्नाटक में? दांडेली, ओके। तो ये तो गोवा कभी भी जाते रहते होंगे, संडे को पिकनिक बनाने चले गए। ओह ग्रेट। नदी में मगरमच्छ भी है? कर्नाटक आज भी मतलब वो ग्रीन है। कर्नाटक, तमिलनाडु, यहाँ पे केरल, ये सब आज भी स्टेट्स, मतलब यहाँ के लोग पढ़े लिखे ना, तो इनने पेड़ों की ना जबरदस्त कटाई नहीं करी है। महाराष्ट्र वाराष्ट्र भी एक टाइम पे काफी था यार, लेकिन यहाँ पे ठीक है, क्या है जो है अच्छा है यार। अब वो क्लाइमेट कंट्रोल कंट्रोल है, अपन जब तक जिएंगे तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अपने बाद की जनरेशन मरे, अपने को क्या करना। ठीक है, तो अपने को क्या ही करना बच्चों। लिख लिया क्वेश्चन? चलो आंसर खुद से लिखना। कैसे स्टार्ट करोगे? यस, यू विल स्टार्ट विथ एज पर सेक्शन नंबर। अच्छा ये प्रोवाइजो में भी लिखा है ना कि सेक्शन, अच्छा सेक्शन में कुछ भी नहीं लिखा है? ओके। 105 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, रेड विथ रूल 19,
सब रूल 1 ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिशन रूल्स 2014, इफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सी, अरे सॉरी 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 सॉरी, मैं पुराने क्वेश्चन आंसर लिख पा रहा हूँ। क्या है? हाँ, इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, कौन सी कंपनी के लिए? सेक्शन 8 कंपनी, द प्रॉक्सी हैज टू बी द मेंबर ऑफ द कंपनी। प्रॉक्सी क्या होना चाहिए? मेंबर ऑफ द कंपनी। और इस चीज का जिक्र नोटिस में क्लियरली किया जाना चाहिए ना। सेक्रेटरी स्टैंडर्ड ने कहा था कि ये चीज का आपको कहां पे स्पेसिफाई करनी है, एंड दिस स्टेटमेंट हैज टू बी गिवन इन द नोटिस ऑफ मीटिंग एज पर SS2. So in the given case, in the given question, क्या था? The rejection of proxy instrument, the rejection of proxy instrument by club is justified. So in the given question, the rejection of proxy instrument by the club is justified. डन 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 डन। चलो, ये भी कला है आंसर्स को एकदम शॉर्ट में निपटा देने का विथ ऑल द प्रोविजंस। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, रैंडम लिमिटेड। मैं वही बोलता हूं, तुम लोग को मेरे पर ट्रस्ट करना चाहिए। रैंडम लिमिटेड नहीं है क्या आपके में? अच्छा, नहीं था तो मैं खुश हो जाता कि ये करंट एग्जाम का क्वेश्चन है। चलो लिखो जल्दी से। नहीं, बोलने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डाउट नहीं करने का कभी भी उस आदमी के ऊपर जो मेहनत करता है। कम से कम उस आदमी के ऊपर जो रिपब्लिक डे के दिन भी लेक्चर ले रहा है, उसकी बेटी की तबीयत खराब है, वो छोड़ के आया है। हाँ, आज बिरनिका की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। क्या हो गया मोदी को? वो सब मैं नहीं देखता भाई। देख, मैं अपने देश के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं क्लास ले रहा हूँ 26 जनवरी के दिन भी, तो मैं अपने देश के लिए ही कर रहा हूँ। सुपान सर अपने देश के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो आप कर सकते हो वो है इस देश के यूथ्स को सही राह पे लाकर। तो वो चीज़ हम कर रहे हैं, और मोदी से इंस्पायर्ड है यार। ये मोदी के ही विजन को हम आगे बढ़ा रहे हैं ना बच्चों। नहीं तो साला वो आजकल का यूथ कुछ भी कर रहा है। वो JNU में कल वो BBC का डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे हैं गुजरात दंगे का, तो वो अलग ही चल रहा है बच्चों। नहीं नहीं, लेकिन कल JNU में परसों चला है, JNU और जामिया मिलियन यूनिवर्सिटी में चला है ये वो डॉक्यूमेंट्री। हाँ, तो वो ये सब चीज़ें, देश का यूथ अगर ये चीज़ें कर रहा है, तुम कभी भी कितने सुपीरियर हो सोचो। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया है यार। अब वो भड़काने वाले ये बोलते हैं कि सुप्रीम, अब नहीं नहीं, भड़काने वाले ये बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से सेटिंग करवाए। ऐसे थोड़ी ना होता सुप्रीम कोर्ट से सेटिंग यार, उनको जिगल नहीं पड़ा। हाँ यार, उल्टा सुप्रीम कोर्ट अभी गवर्नमेंट की मारने की कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। अभी झगड़ा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, कोलोजियम को लेके, शायद आपको पता हो। कोलोजियम,
हाँ मैं बताऊंगा कभी, एनीवे अपने सिलेबस में नहीं है। लिख लिया? पाँच सौ मेंबर है, उसको कोरम चाहिए। अच्छा कोरम कहाँ से चाहिए? आर्टिकल से कोरम चाहिए उसको, हाँ? उसके आर्टिकल में हायर नंबर एट अ जनरल मीटिंग टू कंसीडर अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, फॉलोइंग डायरेक्टर वर प्रेजेंट, फॉलोइंग पर्संस वर प्रेजेंट। चलो लिख लिया क्वेश्चन। चलो हाँ जी, चलो देखते हैं कितने लोगों को कोरम चाहिए इनको आर्टिकल के हिसाब से। 10। चलो एक मिनट, इसका आंसर शुरू कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। एज पर सेक्शन 103 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या था? अनलेस द एओए प्रोवाइड्स अदरवाइज, ऐसा ही था ना लाइन? सॉरी, अनलेस द एओए प्रोवाइड्स फॉर हायर कोरम, यस। कोरम, द कोरम ऑफ जनरल मीटिंग शैल बी कितना? ए बी सी कितना? 5 members, 15 members, 30 members, पर्सनली प्रेजेंट, पर्सनली प्रेजेंट, पर्सनली प्रेजेंट। कब? इफ मेंबर्स आर अप टू 1000, if members are more than 1000 but up to 5000, और तीसरा if members are more than 5000। ठीक है। however if AOA prescribes higher quorum, then such higher quorum shall be the requirement। करेक्ट है? ये हमने प्रोविजन लिख दिया। क्या लिख दिया? सो इन द, उसका लिखना सो इन द गिवन क्वेश्चन द कोरम विल बी फॉर, द कोरम विल बी ऑफ कितने मेंबर्स का? 10 members as given in AOA। सो इस क्वेश्चन में जो कोरम बनेगा वो 10 मेंबर का बनेगा। इस क्वेश्चन में कोरम 10 मेंबर का बनेगा ना, ये देख। यस। सो अब देखो यहां पे राम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये एक हो गया, इनको काउंट नहीं करेंगे, इनको काउंट नहीं करेंगे, इनको काउंट नहीं करेंगे। श्याम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अल्फा, बीटा और गामा, हु होल्ड इक्विटी इन द कंपनी। ठीक है, तो कितने हो गए? ये 3 हो गए। अबे यहां पे कितने हुए? 10 प्रॉक्सीज रिप्रेजेंटिंग इक्विटी शेयर होल्डर। अबे प्रॉक्सी को काउंट नहीं करते। और ये हो गए 5, 5 और 3 8 और 1 9 ही हुए। ठीक है। सो लिखिए इन द गिवन क्वेश्चन only 9 members are personally present। कितने प्रेजेंट है? 9 members are personally present।
कैसे पता चला आपको? 1 representative of गवर्नर ऑफ तमिलनाडु प्लस क्या है? श्याम प्रेजेंट इन 3 कैपेसिटीज प्लस 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। तो 5 और 3 और 8 और 1 9 हो गए। ठीक है, अरे हाँ है ना? ठीक है, वी हैव नॉट कंसीडर्ड, किसको कंसीडर नहीं किया? प्रॉक्सीज, डिबेंचर होल्डर, डिपॉजिट होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इन कोरम। फुल फॉर्म लिखना, शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, मैं लिखता हूं तो, क्योंकि आदत पड़ जाएगी तो एग्जाम में भी वही लिखोगे। चलिए, सो देर इज नो प्रॉपर कोरम। आखिरी में एक लाइन छोड़ के कंक्लूड करना, कहानी खत्म। अब वो अपने को नहीं पता है जन होगा या नहीं होगा, अपन ने बहुत लिख दिया, जरूरत से ज्यादा लिख दिया यहां पे भी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्कान अंकल कौन सा क्वेश्चन बोल रही, छूट गया? एक क्वेश्चन था, कोई छूट गया, देखो। सेक्शन कहां पे है वो? ये कोरम के पीछे क्या? कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग वाला है क्या, जो टेबल बनी है उसके ऊपर क्या? ये धनवंतरी। चलो लिखो क्वेश्चन। इधर एक मिनट रुको, एक मिनट। Dhanvantari is the chairperson of Risk Management Committee of Advanced Solution Limited. A meeting of the Committee of Director has been scheduled to be held on through. ये नहीं करना है, समझी? ये नहीं करना है, बिकॉज ये किससे रिलेट करता है? बोर्ड मीटिंग से रिलेट करता है, और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जनरल मीटिंग। ठीक है, तो कई बार ज्यादा बोलना नुकसानदायक हो सकता है। मुस्कान करती है मेरा नुकसान इधर, ठीक है? मैं गलतियां जिस दिन निकालूंगा ना, उस दिन बचोगे नहीं कहीं पे भी। चलो चलो भाई, इधर आओ, टाइम वेस्ट कर दिया ना, आगे बढ़ेंगे। सो भाई अब फाइनली कहां पे आ गए अपन? बहुत इंतजार करने के बाद फाइनली वी आर टू सेक्शन नंबर 107.6। ओके, 106 क्या था? वोटिंग राइट्स के ऊपर था क्या? ए आयुष बंद करना माइक, पीछे आवाज आ रहा है क्या? तो चलो, अरे है ना, कैसी बात कर रहे हैं? 1000 रुपये में बेचता हूँ मैं कंपनी लॉ के नोट्स। अगर एक आध सेक्शन नहीं हुआ मेरे नोट्स में तो सोच पब्लिक मेरा क्या हाल करेगी, हैं? हाँ, और रिफंड तो मैं देता ही नहीं हूँ, तो मेरी
लगा देगी पब्लिक। और वही मैं तब बेच रहा हूँ मार्केट में नोट्स जब बाकी आईकैन एकेडमी को छोड़ के बाकी दुनिया की हर एकेडमी के नोट्स फ्रीली अवेलेबल हैं। सबके सबके पीसी छोड़ दे, सबके नोट्स अवेलेबल हैं, मैं तब बेच रहा हूँ नोट्स। तो अगर एक सेक्शन अगर मिस करने की मैंने गुस्ताखी कर दी तो जस्ट इमेजिन कि लोग क्या हाल करेंगे मेरा, और यूट्यूब पे कैसे पर्चे फाड़ेंगे मेरे नाम के। वैसे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है ना कि मैं बेचता हूँ नोट्स, तो बहुत 8-10 दिन में एक आध कमेंट आता ही है कि तुम सिर्फ धंधा करने बैठे हो। अब मैं कमेंट की लिंक निकाल के तेरे को दे दिया करूँगा ना। लेकिन क्यों मुंह लगना किसी से, क्या है अपना। एक चीज़ ना तुम लोग याद रखो, मैं तुमको बताता हूँ, तुम्हारे पास इतनी ही एनर्जी होती है। एवरी डे यू हैव दिस मच एनर्जी। नाउ यू हैव टू स्पेंड दिस एनर्जी वेरी वाइजली, ठीक है। सो नेगेटिव चीज़ों में, ये चीज़ों में, क्योंकि हर जगह तुम जो भी देख रहे हो तुम्हारी एनर्जी वहाँ जा रही है। वट एवर यू आर वॉचिंग, इसलिए मैं बोलता हूँ रील्स देखना मत देखा करो। यूट्यूब पे मैं बोलता हूँ मेरे वीडियो भी मत देखा करो, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। जो अच्छा वीडियो होता है मेरा, जो मुझे लगता है तुमको देखना चाहिए, मैं उसका लिंक तुम्हारे ग्रुप पे डाल देता हूँ। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे भी वीडियो मत देखो, क्योंकि मैं तो तुम्हारे सामने दिन भर ज्ञान देता हूँ यार, फिर रात को भी साल तुम मुझे ही देख रहे हो, तो जिंदगी में बचा क्या। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तुमको मेरे वीडियोस देखने की जरूरत है ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। बिकॉज मैं तो तुमको दिन भर गाइड करता हूँ, ठीक है। तो जहाँ पे भी जो भी चीज़ें आप देख रहे हो दैट इज कंज्यूमिंग योर एनर्जी, ये ध्यान रखा करो। एंड मेक श्योर आपकी एनर्जी सही जगह पे जाए, सही लोगों के पास जाए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिव एनर्जी लेके घूमते हैं। देखना, कई, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, देयर वुड बी सम पीपल जिनसे आप मिलोगे ना तो आप ना काफ़ी यू नो मैं कैसे बताऊँ आपको ना, लो फील होने लगेगा, दिन खराब हो जाएगा। या दिन खराब तो नहीं बोलूँगा मैं, बट एग्जैक्टली आप उनके साथ रहोगे ना तो आपको लगेगा यार मैं सीएससी क्यों कर रहा हूँ, मैं इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा हूँ। एक वाइब, नेगेटिव वाइब्स आती हैं बच्चों। तो उन लोगों से ना दूर भागने का बच्चों, क्योंकि वो लोग ना दे आर वेम्पायर, वो भूत हैं, चुड़ैल है वो आपकी एनर्जी क्या करते हैं, वो आपकी पूरी एनर्जी सक कर लेते हैं। और उनसे मिलके आपको ना थकान टाइप की फील होने लगती है कि चल यार बस सो जाए। नहीं, आई एम वेरी करेक्ट, मैं बहुत सही बोल रहा हूँ बच्चों यहाँ पे। सो जस्ट अपनी इतनी एनर्जी है, हाँ। और आपको एनर्जी कब मिलती है? व्हेन यू स्लीप एट द नाइट। सो आप भगवान, तो नेचर आपके अंदर वापस एनर्जी डालता है। तो रात को जो सोने के घंटे ना, कम से कम 7 घंटे आपको रखने चाहिए। लेकिन अगर आपने 7 से ज़्यादा घंटे सोने के रखे तो आपकी एनर्जी और कम हो जाएगी। दैट एक्सेस स्लीप विल टेक अवे योर एनर्जी। 3-4 घंटे सोया तो रिचार्ज ही नहीं होगा। फ़ोन अगर चार्जिंग पे लगाए तो 100% चार्जिंग इज ग्रेट, एक्सेस चार्जिंग इज बैड, लेसर चार्जिंग इज बैड टू, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। मैं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा यकीन करता हूँ। इन चीज़ों का हो सकता है आपको कोई लॉजिक ना हो, बट यू कैन ऑलवेज फील दैट देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ एनर्जी। आप कंपनी लॉ के लेक्चर में शायद 2 घंटे बैठते होंगे या कितने भी घंटे बैठते हैं। आपको ना लेक्चर अटेंड करने के बाद, जितना मैं मानता हूँ, ऐसा नहीं कि एकदम पड़े हैं सब, एकदम मरे हुए पड़े हैं एकदम, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। सो चाहे वो मैं हूं या कोई भी टीचर हो, मैं आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए आया हूँ, आपकी एनर्जी छीनने के लिए आया नहीं हूँ, ठीक है। एनीवे, तो सेक्शन नंबर 106 किसके बारे में बात करते हैं बच्चों? रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स। अच्छा, इसके बारे में, वोटिंग राइट्स के बारे में और अपन ने कहाँ पे पढ़ा है? 47 पढ़ा, आई थिंक 51 नहीं, 51 नहीं, कहीं पे और भी पढ़ा था। 47 में पढ़ा था, 48 नहीं, 49 भी नहीं, 50 भी नहीं, 51 क्या था? नहीं, 47 था, बट एक जगह पे ने और पढ़ा था ना, प्रोपोर्शनल वोटिंग राइट दे सकते हो आप। एग्जैक्टली 51 था ना, यस। तो 47 में हमने वोटिंग राइट्स के बारे में पढ़ा है, और 51 में भी हमने वोटिंग राइट्स के बारे में पढ़ा है। 47 क्या बोलता है वोटिंग राइट के बारे में? नंबर 1, इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रोपोर्शनेट वोटिंग राइट मिलेगा कब? अगर पोल पे वोट होता है, शो ऑफ हैंड पे होता है तो 1 पर्सन 1 वोट। ऐसा रेजोल्यूशन जहां पे इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों को वोट डालना है,
एग्जैक्टली जितना पेड अप कैपिटल में इक्विटी और प्रेफरेंस का प्रोपोर्शन है उस प्रोपोर्शन में वोटिंग होगी, हाँ या ना। तो वोटिंग राइट के बारे में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा है, ये भी पढ़ा है कि वोटिंग राइट रिस्ट्रिक्ट हो नहीं सकते। लेकिन 106 हमको वोटिंग राइट्स के बारे में कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। 106 इज टॉकिंग अबाउट व्हाट बेटा? इट इज टॉकिंग अबाउट रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स। किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों? 106 इज टॉकिंग अबाउट रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स। प्लीज हियर। Notwithstanding anything contained in this act, notwithstanding anything contained in this act, इस एक्ट में कुछ भी लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये जो सेक्शन है, इस एक्ट के जो भी कंटेंट है, इस एक्ट के जो भी कंटेंट है ये उसके ऊपर है, ठीक है। द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी में प्रोवाइड दैट no member shall exercise voting right in respect of any share registered in his name on which any calls or other sums presently payable by him have not been paid or in regard to which the company has exercised a lien. So प्रोविजन काफ़ी अच्छा है जो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दे रहा है। किसके ऊपर? यस तो प्रोविजन ये बोल रहा है कि भले ही एक्ट में जैसे कि 47 में कहा गया था कि वोटिंग राइट रिस्ट्रिक्ट नहीं होने चाहिए, तो एक्ट में भले ही कुछ भी लिखा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आर्टिकल चाहें तो आपके वोटिंग राइट रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। नाउ अब देखिए कब कब रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, अगला सवाल है कब कब वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। नंबर 1, जब आपने कॉल्स पे नहीं किए। क्या नहीं पे किए? तो ये तो क्वाइट नेचुरल है। दूसरा, जब कंपनी शेयर्स के ऊपर क्या एक्सरसाइज करती है? लियन एक्सरसाइज करती है। इवन दिस इज क्वाइट नेचुरल दैट वी हैव कवर्ड, पहले भी हमने पढ़ा है। बट यहां पे एक पॉइंट है, और अदर सम्स ड्यू, ऐसा कुछ लिखा है देखिए। एनी कॉल्स, और के बाद देखो क्या लिखा है? अदर सम प्रेजेंटली पेबल बाय हिम हैव नॉट बीन पेड। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस अदर सम्स? इसका मतलब क्या है बच्चों? अदर सम्स पेबल बाय हिम हैव नॉट बीन पेड। कैन आई से आई डोंट नो व्हाट दैट अदर सम्स मीन? मुझे नहीं पता। तो इट कैन बी एनीथिंग। तुमने पार्ले जी का बिस्किट खरीदा, पैसे नहीं दिए, 4 रुपए नहीं दिए, तो भी तुम्हारा वोटिंग राइट रिस्ट्रिक्ट हो सकता है क्या? तुमने इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप से पेट्रोल भराया, उसने पेट्रोल फुल करवा लिया अपनी टंकी में, उसके बाद उसको बोला कि वो ऑयल डाल दे, वो बेचारा ऑयल लेने के लिए गया, तुम भाग गए गियर लगा के। छपरी लोग करते हैं ऐसा। नाउ सो अदर सम्स कैन बी एनीथिंग। याद रखना, अदर सम्स का मतलब ये नहीं है इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर। अदर सम्स का मतलब क्या नहीं है? अदर सम्स का मतलब देखो, शेयर का कॉल नहीं दिया, वो शेयर से रिलेट करता है। लियन मतलब सेम, लियन का कंपनी एक्सरसाइज करती है सेम। जब तुमने शेयर का पैसा नहीं दिया या अदर सम्स नहीं दिया, तभी कंपनी लियन एक्सरसाइज करती है। याद है आपको? नाउ तो ये अदर सम्स का मतलब क्या है? इट कैन बी एनी अमाउंट जो आपको कंपनी को देना है, नॉट एज अ शेयर होल्डर बट एज अ, हो सकता है कस्टमर आपको पे करना हो। एज अ कस्टमर आपने कंपनी से कोई सामान लिया था और आपने उस सामान के लिए पे नहीं किया, तो क्या कंपनी आपके वोटिंग राइट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है? लेकिन डायरेक्टली नहीं कर सकती। ये तभी रिस्ट्रिक्ट कर सकती है जब आर्टिकल्स में, अगर आर्टिकल में कंपनी ने कोई क्लॉज डाला ही नहीं है वोटिंग राइट को रिस्ट्रिक्ट करने का, तो वोटिंग राइट रिस्ट्रिक्ट नहीं हो सकते। If the articles do not contain any, तो if you want to restrict voting rights of any member, आप वोटिंग राइट, और यहां पे मैं डिविडेंड की बात नहीं कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? Restriction on voting rights. So if you want to restrict the voting right of a member on the ground कि उसने पैसे नहीं दिए, कॉल मनी नहीं दिया, उसने लियन एक्सरसाइज कर रही कंपनी, या फिर अदर सम्स के लिए आप वोटिंग राइट रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो, यू हैव टू स्पेसिफाई दिस where? In the articles of the company. Is that clear? अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहे हैं?
A company shall not, except on the ground specified in subsection 1, prohibit any member from exercising his voting right on any other ground. कहने का मतलब सबसेक्शन 1 में जो ग्राउंड्स बताए हुए हैं उनके अलावा तुम किसी और ग्राउंड पे मेंबर का वोटिंग राइट रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते. On a poll taken at the meeting of the company, the member entitled to more than one vote or his proxy were allowed, or any person entitled to vote for him as the case may be, need not, if he votes, use all his votes or cast the same vote, cast in same way all the vote he uses. पढ़ना वापस से उसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ आपको, एक बार आप देखिए और मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ. पढ़ लिया? कुछ भी नहीं है. पोल पे जब वोटिंग होती है, अब पोल पे देख लिया जाए तो पोल भी वैसे ही हो गया, पोस्टल बैलेट भी वैसे ही हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ही वैसे हो गया. तो पोल पे आपको कितने वोट मिलते हैं? 1 शेयर 1 वोट. तो मेरे पास अगर आईटीसी के 4000 शेयर्स हैं, इफ़ आई हैव 4000 शेयर्स ऑफ आईटीसी, तो मेरे पास कितने वोट्स हैं? मैं या फिर मैंने किसी प्रॉक्सी को अपॉइंट किया. तो ज़रूरी नहीं है कि हम अपने सारे वोट्स एक जैसे एक्सरसाइज करें, या ज़रूरी ये भी नहीं है कि हम सारे वोट्स ही यूज़ करें. मेरे पास अगर 4000 शेयर्स हैं तो क्या 2000 वोट फेवर में और 2000 वोट मैं अगेंस्ट में डाल सकता हूँ? मेरे पास 4000 शेयर तो मैं सिर्फ 1000 पे वोट डालूंगा, मैं 3000 वोट डालना ही नहीं चाहता तो भी चलता है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने वोट्स क्या करें, एक ही तरीके से एक्सरसाइज करें. यू कैन यूज योर वोट्स इन डिफरेंट वे एज वेल. इज दैट क्लियर? अरे क्लियर है क्या? चलो. सो नाउ अब कम टू, एक बार सेक्रेटरी स्टैंडर्ड में आ जाओ. देखो कुछ है वहां पे वोटिंग राइट्स को लेके? ई वोटिंग को लेकर है. वोटिंग एट द मीटिंग 7.2 पॉइंट. प्रपोजिंग अ रेजोल्यूशन. क्या? नहीं नहीं, ये नहीं. वोटिंग वोटिंग ई वोटिंग 7.5. हाँ ले, मैं वहां हूं तेरे को देने के लिए. इधर ना प्लीज. ये हद नहीं है. एक दिन बोलेगा सर चाय ला के दो बाहर से, तो लेके आना बे. इधर ये पक्का 12th वाला ही है. इधर इधर एवरी कंपनी होल्डिंग इक्विटी शेयर्स, हर एक कंपनी, सॉरी एवरी मेंबर होल्डिंग इक्विटी शेयर, जिस मेंबर के पास क्या है, एंड इन सर्टेन केसेस एज प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट, एवरी मेंबर होल्डिंग प्रेफरेंस शेयर शैल बी एंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रेजोल्यूशन. सो इक्विटी शेयर भी, और अगर एक्ट अलाउ करता है, अगर कौन अलाउ करता है? एक्ट अलाउ करता है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी क्या कर सकता है? अरे क्या कर सकता है? मीटिंग में वोट डाल सकता है. ठीक है. एवरी मेंबर एंटाइटल्ड टू वोट ऑन रेजोल्यूशन एंड प्रेजेंट इन पर्सन. एवरी मेंबर एंटाइटल्ड टू वोट बेटा? एवरी मेंबर एंटाइटल्ड टू वोट ऑन अ एंड प्रेजेंट इन पर्सन शैल ऑन शो ऑफ हैंड ओनली वन वोट. करेक्ट है क्या? शो ऑफ हैंड पे अगर आप वोट डालोगे तो यू विल हैव जस्ट वन वोट. तो आपके पास 10 करोड़ शेयर भी हैं, बट वोटिंग अगर शो ऑफ हैंड पे होती है तो ना. अ मेंबर प्रेजेंट इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी ऑन पोल और बैलेट हैव वोट्स इन प्रपोर्शन टू हिज सेम. बच्चों अगर आपको पता है तो 1 शेयर 1 वोट. अगर वोटिंग किस पे होती है? बैलेट पे या फिर पोल पे.
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स सारे मैटर पे वोट नहीं कर सकते, सिर्फ उन्हीं मैटर पे वोट कर सकते हैं जो एक्ट में बताए गए हैं। यस। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी द वोटिंग राइट शैल बी रेकन्ड इन अकॉर्डेंस विद दिस पैरा। प्राइवेट कंपनी के लगभग हर एक प्रोविजन देखा जाए तो ऐसे ही बोल रहा है कि अगर उसके आर्टिकल में कुछ और लिखा हुआ नहीं है। इन केस ऑफ निधि नो मेंबर शैल एक्सरसाइज वोटिंग राइट्स ऑन पोल इन एक्सेस ऑफ कितना। तो निधि कंपनी के केस में आपके पास 100% भी शेयर हो या 50% भी शेयर हो, कितने भी शेयर हो, बट एक मेंबर निधि कंपनी मैक्सिमम कितने वोट डाल सकता है, 5% से ज़्यादा वोट नहीं डाल सकता। तो याद रखना एसबीआईसी में अपन पढ़ा था निधि कंपनी को क्या क्या कंपनीज एक्ट के अंदर फेवर है, एग्जम्पशंस हैं। तो ये एक और चीज़ याद रखना निधि कंपनी का। मैं उस समय तुमको बताता क्या समझता बताऊं कि वोटिंग राइट उसके 5% ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है। सो निधि कंपनी केस में क्या होगा बच्चों, एक मेंबर जब पोल पे वोट कर रहे हैं, शो ऑफ हैंड पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, 1% 1 वोट। जब वोट किसके ऊपर कर रहे हैं तो एक मेंबर के भले ही 10% शेयर भी हो, 15% शेयर भी हो, बट उसको मैक्सिमम वोटिंग रेट कितना होगा, 5%। अ मेंबर हु इज रिलेटेड पार्टी नॉट एंटाइटल्ड टू वोट ऑन अ रेजोल्यूशन। अरे ये छोड़ दो, ये अभी नहीं समझेगा, ये भी मत पढ़ो। एक मिनट। अ मेंबर हु इज अ रिलेटेड, एक मिनट बच्चे, एक मेंबर जो क्या है रिलेटेड पार्टी ना, रिलेटेड पार्टी को अपन क्या समझ लें, इंटरेस्टेड पार्टी। एक शेयर होल्डर जो किसी रेजोल्यूशन में क्या रखता है, इंटरेस्ट रखता है, is not entitled to vote on resolution relating to approval of any contract or arrangement in which member is a related party। कहने का मतलब क्या है, अच्छा एक्ट में कुछ नहीं बताया इस बारे में, एक्ट में कुछ भी बताया नहीं है इस बारे में। तो अगर मैं चेयरपर्सन हूं, चेयरपर्सन के बारे में पढ़ा है अपन ने, और किसी मैटर में मैं इंटरेस्ट रखता हूं, तो मैं उस मैटर में चेयरपर्सन की तरह एक्ट नहीं कर रहा हूं, करूंगा विदाउट प्रेजुडाइज टू हिज वोटिंग राइट्स। लेकिन कहना से SS2 क्या बोल रहे हैं कि अगर आप किसी मैटर में इंटरेस्टेड हो तो आप उस मैटर में वोट भी नहीं, हाँ कोरम में काउंट होगा, बट मैं उस मैटर में क्या नहीं डालूंगा, वोट नहीं डालूंगा। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी अ मेंबर हु इज अ रिलेटेड पार्टी इज एंटाइटल्ड टू वोट ऑन सच रेजोल्यूशन। लेकिन प्राइवेट कंपनी में इंटरेस्टेड पार्टी जिस पार्टी में जिस रेजोल्यूशन में वो इंटरेस्टेड है वो वोट डाल सकती है। यस। A member who is a related party is entitled to vote on resolution pertaining to approval of any contract or arrangement to be entered by। अच्छा अगर आप क्या हो, अगर आप एक मेंबर हो और आप क्या हो, अरे आप मेंबर हो और अगर आप क्या हो, इंटरेस्टेड हो, तो आप वोट डाल सकते हो। कब वोट डाल सकते हो, अगर कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है, एक मिनट, कोल इंडिया लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट कर रही है IRCTC लिमिटेड के साथ, तो इस मैटर में इंटरेस्टेड कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन इंटरेस्टेड है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंटरेस्टेड है ना, क्योंकि दोनों जगह पे शेयर होल्डर है, या हो सकता है दोनों जगह पे कॉमन डायरेक्टर्स हों, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दो गवर्नमेंट कंपनी के बीच में अगर क्या हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कौन सी कंपनी बच्चों, एन अनलिस्टेड कंपनी विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ व्हाट बेटा, अथॉरिटी अदर देन दोज कॉन्ट्रैक्ट रेफर्ड इन क्लॉज ए। कहने का मतलब क्या है, आपकी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मतलब उसकी कोई सेक्टर स्पेसिफिक रेगुलेटरी बॉडी है, तो उसका क्या लेके, अप्रूवल लेके वो रिलेटेड पार्टी जो है उस कॉन्ट्रैक्ट में मैं, और यहाँ पे मैं एक मिनट, यहाँ पे मैं रिलेटेड पार्टी किसको मान रहा हूँ, डायरेक्टर को मान रहा हूँ या मेंबर को मान रहा हूँ, मेंबर को मान रहा हूँ बच्चा। आई एम टॉकिंग, प्लीज मैं आपको बता दूं कि मैं जनरल मीटिंग्स के बारे में बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बोर्ड मीटिंग्स। ठीक है। सो इंटरेस्टेड मेंबर जो है वो जनरल मीटिंग में वोट नहीं करेगा, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी केस में, प्राइवेट कंपनी में कर सकता है, गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी, दो गवर्नमेंट कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है तो भी कर सकता है, और या फिर अनलिस्टेड कंपनी है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल लेके कर सकता है। ठीक है, क्लियर है, अरे क्लियर है क्या।
तो रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स के ऊपर हमको दो तीन पॉइंट्स और समझ में आ गए। कौन से? रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स के ऊपर हमको और भी समझ में आ गया ना कि वोटिंग राइट कब कब रेस्ट्रिक्ट हो सकता है। इंटरेस्टेड मेंबर पब्लिक कंपनी केस में वोट नहीं डाल सकता जनरल मीटिंग में। इज दैट क्लियर? कौन से मैटर में? भले उसको कोरम में आप काउंट कर लो, बट वो वोट नहीं डाल सकता। सेकंड और कास्टिंग वोट क्या होता है बच्चों? ये भी अपन ने चेयरमैन के लिए पढ़ा था, पढ़ना चाहिए था अपने को। यस, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल। आर्टिकल के लिए में अगर कुछ और लिखा हुआ नहीं है तो, क्योंकि सेक्शन 104 में लिखा है कि चेयरमैन के प्रोविजन तभी एप्लीकेबल होंगे, 104 तभी एप्लीकेबल होगा जब तक आर्टिकल में कुछ नहीं लिखा है। तो सेक्शन 104 जो है वो डायरेक्टली पावर किसको देता है? आर्टिकल्स को। इन द इवेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स वेदर ऑन शो ऑफ हैंड्स और इलेक्ट्रॉनिकली और ऑन अ पोल, अगर इक्वल वोट हो जाते हैं, चाहे वोट शो ऑफ वोटिंग शो ऑफ हैंड पे हो, पोल पे हो या फिर इलेक्ट्रॉनिकली हो, चेयरमैन क्या कर सकता है? सेकंड वोट डाल सकता है। इन द फेवर, इन द अगेंस्ट, वो अपने को नहीं पता। ओके। Where the chairman has interested the conduct of proceeding in respect of an item in which he is interested to non-interested director or member, the person who takes the chair shall have the second or casting vote. करेक्ट है क्या? अगर चेयरपर्सन ने क्या किया है, चेयरपर्सन किसी मैटर में इंटरेस्टेड था, तो याद है ना आपको, वो किसी भी डायरेक्टर को क्या बना सकता था? चेयरपर्सन बना सकता है, नॉन इंटरेस्टेड को। तो उस केस में अगर उस मैटर के लिए चेयरपर्सन कौन बना है? नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर चेयरपर्सन बना है उस पर्टिकुलर मैटर के, तो वो सेकंड वोट डालेगा। नहीं तो ये चेयरमैन नहीं बोलेगा कि मैं सेकंड वोट डालूंगा। और चेयरपर्सन, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था ना कि एक मैटर कोई था और उस चेयरपर्सन ने अपने डायरेक्टली 2 वोट एक साथ डाल दिए। नहीं, हमेशा याद रखना, तुम्हारा सेकंड वोट डालने का जो पावर है वो तभी है when there is equality of votes. Is that clear? Is that clear? चलो ग्रेट, ना यहां तक क्लियर है। चलो एक बार टेबल एफ देख लो, कुछ आर्टिकल में लिखा है क्या? टेबल एफ भी देख लो, कुछ लिखा है वोटिंग राइट्स को लेके, जहां तक मेरी जानकारी लिखा है। निरंजन, पहले एक्ट, फिर एसएस, फिर आर्टिकल, ठीक है? क्या लिखा है? चलो यार, मेरा आईपैड स्लो हो गया यार। आज उठा के बहुत सारा माल डिलीट करना पड़ेगा। नया तो नहीं लूंगा भाई, नया क्यों लूं? मेरे ये आईपैड में दिक्कत क्या है? इतना मस्त मक्खन जैसा चलता है यार, ठीक है? और दूसरा नया आईपैड ऐसा थोड़ी ना कि आ जाएगा। 1.25 लाख का तो आईपैड आएगा, 1,25,000 का आईपैड आएगा, फिर ये पेंसिल आएगी 10,000 की। तो 1.35 क्यों डालूं मैं फोकट में यार, जब मेरा ये काम। अच्छा वो छोड़, इसका क्या करूं मैं? हाँ, मैं वही, इसको तुमको दे दूँ और मैं 1,35,000 का मैं एडिशनल कॉस्ट बेयर करूँ। 1,35,000 अगर मुझे डालना है तो अभी मार्केट गिरा हुआ है, रिलायंस के शेयर आ जाएंगे 50 शेयर 1.35 में, तो इधर जो मुझे 1 साल, हाँ, जो 1 साल के बाद लगभग 1.5 पौने 2 लाख के शेयर हो जाएंगे ना। तो नहीं, इसमें डेटा डिलीट करता हूँ। और ये भी जब मैंने लिया था तो 256 GB का लिया था, मतलब उस समय जो सबसे महंगा था मैंने वही लिया था डायरेक्ट। निर्विका जिस दिन पैदा हुई थी उसके 10 दिन के बाद मैंने आईपैड लिया था, मतलब 2016 में, और ये अभी तक चल रहा है, तो मतलब मानना पड़ेगा। और इसका रोज़ का एवरेज यूज़ 8 घंटे का है, तो मतलब ये मेरे लिए बहुत बेहतरीन इन्वेस्टमेंट रहा है बच्चों। चलो कहाँ पे भाई, कौन सा है वोटिंग राइट का? 50 सब खोल के पहले से ही बैठे हैं। चलो देखो ध्यान से, चलो इधर देखो। सब्जेक्ट टू राइट्स और रेस्ट्रिक्शन फॉर टाइमिंग अटैच टू एनी शेयर। किसी शेयर के ऊपर अगर रेस्ट्रिक्शन है उसको ध्यान में रखते हुए, किसी शेयर के ऊपर वोटिंग करने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है उसको ध्यान में रखते
हुए, रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, यस। मेंबर आपस में अग्रीमेंट करके भी वोटिंग राइट रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, शेयर होल्डर्स आपस में अग्रीमेंट करके भी वोटिंग राइट को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ना। एक्ट में कुछ नहीं लिखा है, बट सेक्शन 58 सब सेक्शन 2 के प्रोविजन में बताया है कैन बी एनफोर्स्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट। याद है क्या आपको? ठीक है, ये दो सेम ही है। इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी आप वोट कर सकते हो सेक्शन 108 के हिसाब से। हाँ, अगर जॉइंट शेयर होल्डर्स हैं तो वोट कौन डालेगा? द वोट ऑफ द सीनियर हु टेंडर्स वोट वेदर इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी शैल बी एक्सेप्टेड टू द एक्सक्लूजन ऑफ व्हाट बेटा? अदर। तो बच्चों याद रखना, अगर शो ऑफ हैंड पे वोट हो रहा है, जॉइंट शेयर होल्डर अगर हैं, तो दोनों का वोट काउंट होगा या एक का? और एक में से किसका काउंट होगा? जो सीनियर है। अब सीनियर कौन है? सीनियर बताया जाएगा किसमें कि किस ऑर्डर पे आप क्या करते हो, किस ऑर्डर पे आपका नाम आरओएम में लिखा है। निर्विका 19 साल की है और मैं 55 साल का हूं, लेकिन आरओएम में निर्विका का नाम क्या लिखा है? पहले लिखा है। तो सीनियर कौन होगा? निर्विका। उसने अगर वोट डाल दिया और मैंने भी हाथ खड़ा कर दिया, निर्विका ने भी हाथ खड़ा किया, तो वोट किसका काउंट होगा? यस। मेंबर ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर मेंबर क्या है, या फिर जिसके लिए कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि भाई ये बंदा ल्यूनेटिक है, क्या है ये बंदा? वेदर ऑन शो ऑफ हैंड और ऑन पोल बाय हिज कमिटी और लीगल गार्डियन एंड एनी सच कमिटी में ऑन पोल और वोट बाय प्रॉक्सी। कहने का मतलब पागल इंसान के लिए वोट कौन करेगा? कमिटी। मतलब या तो कोर्ट क्या करता है पागल लोगों के लिए, या तो कमिटी अपॉइंट करता है या फिर लीगल गार्डियन, तो वो वोट कर सकता है, पर्सन में भी कर सकता है या फिर प्रॉक्सी के थ्रू भी। A business other than which a poll has been demanded may be proceeded with pending the taking of poll। कहने का मतलब क्या है? आपको जनरल मीटिंग में 4 मैटर डिस्कस करने थे। सेकंड मैटर का रिजल्ट शो ऑफ हैंड पे आ गया, लेकिन मेंबर्स ने क्या डिमांड किया? पोल डिमांड किया। तो अपन क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या इसको अपन होल्ड पे रख देंगे और बाकी मैटर्स को क्या करेंगे? ट्रांजैक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपको पता होगा, अगर चेयर पर्सन को इलेक्ट करने वाले वोट के ऊपर पोल डिमांड होता है तो दैट पोल शैल बी टेकन इमीडिएटली। बाकी के मैटर्स पे आप पोल को क्या कर सकते हो? होल्ड पे रख सकते हो। लिखा है ना यहाँ पे, रेगुलेशन 54 में लिखा है। अरे हाँ है ना? नो मेंबर शैल बी एंटाइटल्ड टू वोट एट द जनरल मीटिंग, जब तक उसने क्या पे नहीं कर दिया है? कॉल्स या फिर अदर सम्स। इज दैट क्लियर? No objection shall be raised to the qualification of any voter except at the meeting or at adjourned meeting at which vote objected to is given or tendered, and every vote not disallowed at such meeting to be valid for all the purposes। कहने का मतलब क्या है? जब तक आपके वोट पर ऑब्जेक्शन ना लिया जाए, जब तक आपके वोट पे कोई क्या ना ले ले, क्या नहीं से, तब तक आपका वोट क्या है? वैलिड है। उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन करा नहीं जाएगा। या फिर आपको वोट करने से डिसअलाउ कर दिया गया है तो बात अलग है, बट आपको अलाउ भी किया गया और आपने वोट डाला, किसी ने ऑब्जेक्शन, तो उसको हम क्या मानते हैं? आपके वोट को हम परफेक्टली क्या मानते हैं? वैलिड मानते हैं। एनी सच ऑब्जेक्शन मेड इन ड्यू टाइम शैल बी रेफर्ड टू द चेयरपर्सन हुज डिसीजन शैल बी फाइनल। तो जैसे ही मैंने हाथ खड़ा किया, निर्विका ने भी हाथ खड़ा कर लिया था, तो मैंने जो हाथ खड़ा किया था इसके ऊपर किसने क्या ले लिया? ऑब्जेक्शन ले लिया। और जाके इसकी सूचना किसको दी गई? चेयरपर्सन ने बोल दिया कि दुष्यंत जैन का वोट क्या कर दो? एक्सक्लूड कर दो। तो चेयरपर्सन का जो डिसीजन है दैट शैल बी फाइनल। इज दैट क्लियर? चल एक बार देख लेना रेगुलेशन, किसी भी रेगुलेशन में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज एक बार पढ़ लेना, मुझे बताना। जस्ट गो थ्रू ऑल दीज रेगुलेशंस। एक बार प्लीज चेक कर लीजिएगा, किसी रेगुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए मुझे। जिस रेजोल्यूशन के ऊपर क्या डिमांड हुआ है? पोल डिमांड हुआ है, उसको आप होल्ड पे रख सकते हो। रख सकते हो मतलब रखना ही है। और बाकी आप क्या कर लो, तो आपको 4 ट्रांजेक्शन करने थे। मान लो एक के ऊपर क्या डिमांड हुआ?
पोल, तो इसको आपको अभी तुरंत करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये बाकी के 2 कर लो, पोल आप बाद में भी कर सकते हो। यस, इसका पढ़ेंगे अपन। पोल 48 आवर्स के अंदर लिया जाता है, कितने आवर्स के अंदर लिया जाता है, तो ये उसको ही कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, और किसी को कुछ है तो प्लीज़ पूछिए बच्चों। हाँ 56(1) कुछ नहीं, अगर किसी इंसान ने वोट डाला उसके ऊपर किसी ने ऑब्जेक्शन ले लिया तो, अब एक मिनट, ऑब्जेक्शन आपने लिया तो आप डायरेक्टली वहाँ पे लड़ने नहीं लगोगे, तेरी हिम्मत कैसे हुई साले वोट डालने की, औकात क्या है तेरी माँ की आँख, भाग यहाँ से, शक्ल देखिए आईने में। इंडियन लोग तो ऐसे ही लड़ते हैं नहीं, बट यहाँ पे लिखा है कि भाई ऐसा कुछ भी होता है तो आप डायरेक्टली किसको रिपोर्ट कीजिए, और चेयरपर्सन ने जो भी उसके वोटिंग के बारे में बताया कि वो वोट वैलिड है या इनवैलिड, चेयरमैन का डिसीजन जो है वो फाइनल होगा, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा, जो चेयरमैन बोल दे वही होगा। हाँ जी बेटा, और किसी के मन में कुछ डाउट है तो प्लीज़ पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास पूछिए। पक्का क्लियर है सबको बाकी सारे प्रोविजंस आर्टिकल के? तो ये ऑब्जेक्शन वाला पॉइंट हमको कुछ नया पता चला कि ऑब्जेक्शन लिया जा सकता है वोटिंग पे, तो दिस वी केम टू न्यू कि हमको कुछ नया पता चला। चलिए एनीवे, तो वी आर डन विद सेक्शन नंबर 106 से नंबर का जो सेक्शन है वो हमारा ख़त्म होता है। और एक बार देख लीजिए कोई क्वेश्चन है अपने नोट्स में 106 के नीचे? खुश हो गए? आज का तो राइटिंग का कोटा अपन ने काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। नहीं नहीं, अभी मीटिंग और डायरेक्टर में भी लगभग मैं आपको 50-60 क्वेश्चंस लिखवाऊंगा। हाँ 21, अभी भी मेरे ख्याल से 20-15 और होंगे कम से कम। डायरेक्टर में रिकॉर्ड टूट जाएगा, डायरेक्टर में कम से कम 50 लिखवाऊंगा। नहीं आप समझो यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चंस क्यों है पता है ना आपको, क्योंकि एग्जाम में ही ज़्यादा आता है यहाँ से। इस बार के एग्जाम में भी लगभग 20 मार्क के क्वेश्चंस आए मीटिंग से। चलो कम टू सेक्शन नंबर 107। क्या बोल रहे बेटा? भरोसे का हमेशा एक ही चीज होता है, विश्वासघात। चलो क्या हो गया भाई? फिर भी क्या हुआ? तो 3 साल के बाद वापस यहीं पे इधर, ये क्या हो गया यार? चलो 107 किससे रिलेट करता है? क्या है? अब क्या उसके ऊपर अपन कमेंट नहीं करते बाबा। इधर 10, वैसे केस ऑलरेडी चालू है ना। 107 पे आ जाइए। वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, क्या नहीं, इसे आर्टिकल्स ने हमको काफ़ी कुछ बता दिया है, शो ऑफ हैंड। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स ने हमको काफ़ी कुछ बता दिया है, शो ऑफ हैंड। सो एट एनी जनरल मीटिंग, हमारी जनरल मीटिंग चल रही है कंपनी की, और रेजोल्यूशन पुट टू वोट ऑफ द मीटिंग शैल, तो हमारी मीटिंग चल रही है और मीटिंग पे मैंने, जनरल मीटिंग चल रही है और जनरल मीटिंग में मैंने आपके सामने कोई मैटर रखा कि यार बच्चों मैं चेयरपर्सन हूँ, मैंने कोई मैटर प्रपोज किया कि दिस इज़ द स्पेशल बिजनेस आइटम नंबर 5 जो नोटिस में है, यू कुड सी, हम अपने स्टेट को हम अपने रजिस्टर ऑफिस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम क्या करना चाहते हैं, उसे शिफ्ट करना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस पर अपना वोट डाल सकते हैं। मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, याद है ना, चेयरमैन शैल एक्सप्लेन
द इम्प्लीकेशन, स्कोप ऑफ रेजोल्यूशन, तो मैंने सब बताया। उसके बाद मैंने आपके सामने वोट पे रखा, शो ऑफ हैंड पे, ठीक है। अनलेस अ पोल इज डिमांडेड अंडर सेक्शन 10 या फिर वोटिंग इज कैरिड ऑन इलेक्ट्रॉनिकली टू बी डिसाइडेड ऑन शो ऑफ हैंड। तो बच्चों कहने का मतलब है, अगर आपकी कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं करवानी है या फिर पोल डिमांड नहीं होता, मतलब आपकी कंपनी को ई वोटिंग करवाना नहीं है या फिर पोल अगर डिमांड नहीं होता है, तो कंपल्सरली जो पहली बार में वोटिंग होगी वो किसके ऊपर होगी? पहली बार में जो वोटिंग होगी दैट शैल बी डन ओनली ऑन शो ऑफ हैंड्स। हाँ, लेकिन मेरी कंपनी को सेक्शन नंबर 108 के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू वोटिंग करवानी, किसके थ्रू वोटिंग करवानी है? सेक्शन नंबर 108 के हिसाब से मेरी कंपनी को अगर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू वोटिंग करवानी है या फिर हेलो हेलो सॉरी, तो अगर बच्चों मेरी कंपनी को क्या करवानी है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से अगर मेरी कंपनी को वोटिंग करवानी है या फिर पोल पे वोट होता है तो बात अलग है। बाकी सबसे पहली बार में जो वोटिंग होगी चेयरमैन जो करवाएगा, किस पे करवाएगा? शो ऑफ हैंड पे। अब ध्यान देखो, तो वोटिंग कैसे हो गई? तो बच्चों मान लीजिए वोटिंग जो है दैट इज डन, कैसे की गई? हम लोगों ने वोटिंग की शो ऑफ हैंड पे। अब शो ऑफ हैंड पे वोट तुम लोगों ने हाथ खड़े किए, तो मैंने क्या किया? वोट काउंट किए। A declaration by the chairman of the meeting of the passing of resolution or otherwise by show of hands। अब चेयरमैन ने क्या कर दिया? डिक्लेरेशन कर दिया। क्या डिक्लेरेशन कर दिया? कि सो वी हैव पास्ड एन आइटम नंबर 5, वी हैव पास्ड आइटम नंबर 5 गिवन इन द नोटिस ऑफ द मीटिंग एज व्हाट? एज एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो मैंने क्या कर दिया? ओए, मैंने डिक्लेरेशन दे दिया। क्या डिक्लेरेशन दे दिया? दैट रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड ऑन शो ऑफ हैंड और अदरवाइज। अदरवाइज मतलब बच्चों माफ करना, ये रेजोल्यूशन इज लॉस्ट, दिस रेजोल्यूशन इज लॉस्ट, ये रेजोल्यूशन पास नहीं। तो चेयरमैन वोट काउंट करने के बाद डिक्लेयर कर दे। क्या डिक्लेयर कर दे? अरे क्या डिक्लेयर कर दे? या तो रेजोल्यूशन पास हो गया या फिर रेजोल्यूशन हार गया, जो भी डिक्लेरेशन कर दे। और इस चीज की एंट्री कौन कर ले? and an entry to that effect in the books containing the minutes of the meeting of the company shall be conclusive evidence of the fact of passing of the resolution or other। या तो रेजोल्यूशन पास हो गया, अदरवाइज का मतलब रेजोल्यूशन पास। तो सीधी बात है, तो मीटिंग में सीएस भी बैठा रहता है। तो जैसे ही मैं डिक्लेयर करता हूं, क्या डिक्लेयर करता हूं? कि सो आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट दिस रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड। फेवर में 40 वोट पड़े, अगेंस्ट में 35 वोट्स पड़े, तो मैं डिक्लेयर करता हूं कि रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड एज एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ठीक है, तो और इसकी एंट्री कहां पे हो गई? या फिर रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, और इसकी भी एंट्री कहां पे हो गई? मिनट्स में हो गई कि रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाया। तो बच्चों कैन आई से इट शैल बी अ कंक्लूसिव एविडेंस। अब यहां पे मैं कब? पोल भी डिमांड नहीं किया किसी ने और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स पे वोटिंग करवाने की जरूरत थी नहीं, तो कहना इसे, तो एंट्री अगर मिनट्स बुक में हो गई है तो इट शैल बी द कंक्लूसिव एविडेंस। ये एक फाइनल सबूत है, इसके ऊपर कोई उंगली उठा नहीं सकता। क्या उंगली नहीं उठा सकता? कि रेजोल्यूशन पास हुआ या फिर रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। सो वट एवर इज रिटन इन द मिनट्स बुक, ये क्या है? ये पक्का प्रमाण है इस चीज का। इज दैट क्लियर? कौन सेक्शन पढ़ा मैंने आपके साथ अभी? सेक्शन नंबर 107। एक बार चेक करना कुछ है नोट्स में। अच्छा, नोट्स बोल रहा हूँ, एसएस में आई डोंट थिंक सो कुछ होगा। है कहाँ पे? कम टू 7.3 एवरीवन।
हम्म हम्म एक मिनट। एवरी रेजोल्यूशन शैल एट द मीटिंग पुट every company shall at the meeting put every resolution except a resolution which has been put to what beta remote e-voting to vote on show of hand unless poll it demanded। प्रॉक्सी वोट नहीं कर सकता और प्राइवेट कंपनी के ऊपर ये प्रोविजन तब एप्लीकेबल होगा जब उसके आर्टिकल में कुछ लिखा। तो सीधी बात है, सेम चीज लिखी है एसएस में भी, क्या कि प्रॉक्सी क्या नहीं कर सकता, शो ऑफ हैंड पे वोट नहीं कर सकता। ये तो हमने 105 में ही देख लिया था। दूसरा, हर एक कंपनी की जिम्मेदारी क्या है, अगर पोल डिमांड नहीं हुआ है और अगर वो ई वोटिंग का यूज नहीं करती तो उसको अपनी जनरल मीटिंग में जो वोटिंग करवानी है वो कैसे करवानी है, पहली बार में जो वोटिंग होगी दैट शिल बी डन ओनली ऑन शो ऑफ। इज दैट क्लियर? पहली बार में जो वोटिंग होगी वो किस पे होगी, शो ऑफ हैंड पे। सेम वोट अगर फेवर में 50 है अगेंस्ट में 49 है तो रेजोल्यूशन क्या हो गया, 3 टाइम ज़्यादा है तो स्पेशल रेजोल्यूशन, सेम रूल एप्लीकेबल होता है। ठीक है, चलिए क्लियर है सब लोग। सेक्शन नंबर 107 ऑनलाइन वाले बच्चों एक बार देखना, इज एवरीवन क्लियर विद सेक्शन नंबर 107? अब मैं सीधे आ जाऊंगा सेक्शन नंबर 108 पे। ऑनलाइन वाले बच्चों किसी कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए बेटा, एक बार देख लेना कोई डाउट है तो। I'll come directly to section number 108। चलिए पहले ये तो खत्म कर ले पिताजी। इधर 108 क्या है भाई? 108 द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द क्लास और क्लासेस ऑफ द कंपनी एंड द मैनर इन विच मेंबर में एक्सरसाइज हिज राइट टू वोट बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। कुछ नहीं बच्चों, भाड़ में गया सेक्शन में डायरेक्टली, सेक्शन ने पूरी पावर किसको दे दी है, द सेक्शन हैज गिवन एंटायर पावर्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या बोल रहा है सेक्शन, क्लास ऑफ द कंपनीज जिनको ई वोटिंग करवाना है और मैनर ई वोटिंग किस प्रकार से होगी, ये सब क्या होगा, एज में बी प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब का मतलब रूल्स, तो रूल 20 होगा मेरे ख्याल से, कौन सा देखो, चलो आ जाओ। तो सेक्शन 108 में कुछ खासा लिखा है क्या? चलो तो मैं क्या करूं, मेरे को तो पढ़ाना ही है। हाँ बोलो तो मैं छोटा करके पढ़ा देता हूँ, सिर्फ आखिरी के 2 पॉइंट पढ़ा दूंगा और बोल दूंगा खत्म हो गया। ठीक है हाँ बेटा, तहे दिल से शुक्रिया। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बताने के पीछे नियत क्या थी। नहीं नहीं नहीं, बताने की नियत ये थी कि सर घड़ी देख लो छुट्टी दे दो। यस 10 मिनट्स बस, 9 मिनट्स और पढ़ाऊंगा। चलो हाँ जी 8 मिनट, चलो जा मुस्कान, तेरे लिए 1 मिनट छोड़ दिया। नहीं मुस्कान इज स्पेशल। हाँ मेरे को मेरी गलतियां कौन याद दिलाएगा, ठीक है ना। सो सेक्शन नंबर 20, सॉरी रूल नंबर 20, वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू वोटिंग कैसे होगी, तो सबसे पहले याद रखिए, द प्रोविजन ऑफ दिस रूल शैल अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ जनरल मीटिंग्स फॉर विच नोटिस आर इश्यूड ऑन और आफ्टर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस रूल। तो ये रूल कब एप्लीकेबल होगा, सुयोग? सुयोग अपनी मस्ती में ही है, कहाँ है तेरा बैरेक्ट? तो खोल लेना बे, तेरा नहीं है तो अलग ही स्वैग है। दीदी आपका कहाँ है? बहुत बढ़िया, सुनेगा ध्यान से। सो सबसे पहली बात, ई वोटिंग के रूल्स फॉलो करने की जरूरत किसको है, सिर्फ तभी आपको ये रूल्स फॉलो करने की जरूरत है जब आप अपनी जनरल मीटिंग का नोटिस
जिस दिन ये रूल लागू हुआ था उस दिन या फिर उसके बाद इश्यू करते हो, ठीक है। मतलब रूल आने के पहले जो कंपनीज ऑलरेडी अपना नोटिस इश्यू कर चुकी थी उनको ये रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए रूल नंबर 2 देखते हैं। एवरी कंपनी विच हैज लिस्टेड इट सिक्योरिटीज ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। कौन सी कंपनी बच्चों? जिस कंपनी ने अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट करवाया है। कहां पे लिस्ट करवाया है? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में जिस कंपनी ने अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट करवाया है, प्लस एवरी कंपनी हैविंग नॉट लेस देन 1000 members shall provide to its member a facility to exercise their vote on resolution proposed to be contained at the general meeting by electronic means. Nidhi or an enterprise or institutional investor referred in chapter 10b, chapter 10c of what beta? SEBI is not required to provide the facility by what beta? By electronic means. कहने का मतलब क्या है? तो ध्यान देखिए, निधि बोल रहा हूँ, किस कंपनी के लिए मैंडेटरी है ई वोटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना? किस कंपनी के मैंडेटरी है? सबसे पहला लिस्टेड कंपनी। सबसे पहला कौन सी कंपनी है? या फिर ऐसी कंपनी जिसमें 1000 मेंबर्स हों। 1000 मेंबर्स हो। अब यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया, सिर्फ बोला है मेंबर्स, ना इक्विटी बोला ना प्रेफरेंस बोला। तो अपन क्या मान सकते हैं? ओवरऑल मेंबर्स मान सकते हैं, इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस। इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस क्या हम दोनों ही कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मेंबर्स बोला गया है, ठीक है। और वोटिंग का जहाँ तक आता है, वोटिंग का राइट, तो प्रेफरेंस वाले भी इलेक्ट्रॉनिक वोट डाल सकते हैं जिन मैटर्स में वो क्या रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं। यहाँ पे निधि को एक्सप्लेन किया गया तो ये देखने की जरूरत नहीं है ना। अब हम डेफिनेशंस देखेंगे। तो कौन सी कंपनी के लिए ई वोटिंग प्रोवाइड करना मैंडेटरी है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, आप एक पब्लिक कंपनी हो। प्राइवेट, अगर प्राइवेट में 1000 मेंबर्स हैं तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता। यस, प्राइवेट में 200 के ऊपर हो ही नहीं सकते। सो इट मींस पब्लिक कंपनी। इट मींस विच कंपनी? पब्लिक कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है बट उसके कितने मेंबर हैं या उससे ज़्यादा मेंबर्स हैं, ठीक है। तो उनके लिए कहना इसे शो ऑफ हैंड वहां पर नहीं होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि सेक्शन 107 में ही लिखा है ना कि आपकी कंपनी को अगर ई वोटिंग नहीं करवानी है या फिर पोल डिमांड नहीं होता तो शो ऑफ हैंड मैंडेटरी होता है। बट अगर आपकी कंपनी को कंपलसरी ई वोटिंग करवानी है तो शो ऑफ हैंड का हिसाब किताब नहीं है। इज दैट क्लियर? तो आपके लिए वोटिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैसे होगी? नाउ शैल वी स्टार्ट विद द डेफिनेशन। नाउ वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशंस जो इस क्लॉज के अंदर दी गई हैं। सबसे पहली डेफिनेशन क्या है? एजेंसी का मतलब क्या होता है? सुनो भाई, एजेंसी का मतलब पूरा ई वोटिंग सिस्टम जो मैनेज करती है एजेंसी, उसको अपन क्या बोलते हैं? एजेंसी। तो एजेंसी कौन बनेगी? इट मीन्स व्हाट बेटा? NSDL और हाँ NSDL, CDSL और अदर एंटिटी अप्रूव्ड बाय होम बच्चों। लेकिन शर्त है, लेकिन क्या है? सब्जेक्ट टू अ कंडीशन दैट NSDL, CDSL या फिर जिसको भी एंटिटी अप्रूव करेगी उसके पास क्या होना चाहिए? हैज ऑब्टेन्ड अ सर्टिफिकेट ऑफ फ्रॉम द व्हाट बेटा? किससे सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया है? स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन डायरेक्टरेट, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विद रिगार्ड टू कंप्लायंस विद द पैरामीटर गिवन इन एक्सप्लेनेशन नंबर 6। चलो एक्सप्लेनेशन 6 हम देखेंगे बाद में, बट अभी हम एक्सप्लेनेशन 2 की बात कर रहे हैं। तो एक्सप्लेनेशन 2 के अंदर एजेंसी कौन बन सकता है? ई वोटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाली एजेंसी जो है, जिसको हम पूरा सिस्टम आउटसोर्स करेंगे ई वोटिंग का, वो कौन बन सकता है? CDSL या फिर दूसरी एजेंसी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। लेकिन शर्त क्या है? इन तीनों एजेंसीज के पास क्या होना चाहिए? एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसका? स्टैंडर्डाइजेशन और क्वालिटी
क्वालिटी सर्टिफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन डायरेक्टरेट से एक सर्टिफिकेट लेना है, सॉरी इनसे सर्टिफिकेट लेना है। किसे सर्टिफिकेट लेना है? स्टैंडर्डाइजेशन और क्वालिटी सर्टिफिकेशन डायरेक्टरेट से आपके पास क्या होना चाहिए? एक सर्टिफिकेट। ये डायरेक्टरेट कहाँ पे बैठता है? डिपार्टमेंट ऑफ आईटी। कहाँ बैठता है ये? और डिपार्टमेंट ऑफ आईटी कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। वहाँ पे जो सेक्रेटरी है उससे आपको क्या लेना है? स्टैंडर्डाइजेशन का। वहाँ पे जो डायरेक्टरेट है उससे आपको स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी का सर्टिफिकेट लेना है, तभी आप क्या बन सकते हो? एजेंसी। और सर्टिफिकेट में क्या लिखा होगा कि आपने कंप्लाई किया है। क्या कंप्लाई किया है? एक्सप्लेनेशन 6 में दी गई शर्तों को ना। नेक्स्ट इज कट ऑफ डेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कट ऑफ डेट? दिमाग मत लगा। इट मीन्स अ डेट। 5 मिनट चलेगा, चलेगा। चलेगा, चलेगा। कट ऑफ डेट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कट ऑफ डेट? कट ऑफ डेट का मतलब है एक डेट जो क्या नहीं है? नॉट अर्लियर देन 7 days बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग। एक मिनट, अगर जनरल मीटिंग मेरी एक्स डेट को है, कौन सी डेट को है? तो नॉट अर्लियर देन 7 days का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं एक मिनट, तो मेरी कट ऑफ डेट यहां पे होगी या यहां पे होगी? यही सीखना है। हाँ, दिमाग लगाओ। अच्छा, कैसे दिमाग लगाओगे? अ डेट नॉट अर्लियर देन 7 days बिफोर, मतलब एक मिनट, एक मिनट, एक ऐसी हिंदी हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। एक ऐसी तारीख जो जनरल मीटिंग के तारीख के पहले होनी चाहिए। जनरल मीटिंग की तारीख के पहले होनी चाहिए, बट कितना पहले नहीं हो सकती? मतलब ये वाली डेट कौन सी है? ये अंदर की डेट है या बाहर की डेट है? अंदर की डेट। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, अच्छा एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अच्छा ये क्या है? ये जनरल मीटिंग का एक दिन अर्लियर है, ये 2 दिन अर्लियर है, 3 दिन अर्लियर है, 5 6 7। क्या यहां तक चलता है? बट इसके पहले का चलता है क्या? अ डेट, सुनो फिर से, अ डेट विच इज अर्लियर देन 7 days। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, सुनो सुनो, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो। एक मिनट दीदी, एक मिनट। अ डेट विच इज अर्लियर देन 7 days लिखा होता, क्या लिखा होता? अ डेट विच इज अर्लियर देन 7 days बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग। तो 7 days बिफोर क्या है? अर्लियर डेट क्या है बच्चों? ये 1 day अर्लियर है, ये 2 day अर्लियर है, ये 3 day अर्लियर है, ये 4 day अर्लियर, 5 day, 6 day, ये 7 days अर्लियर है। क्या ये? अब वहां पे क्या बोल रहे हैं? कट ऑफ डेट का मतलब है एक वो तारीख जो क्या नहीं है? जो पहले की डेट तो है, बट वो 7 दिन पहले नहीं है। मतलब वो डेट पहले की तो डेट है, बट वो कम से कम कितनी दूर है? 7 दिन दूर है। तो फिर से बताओ मुझे, वो ये डेट होगी या ये डेट होगी? यस, कैन आई से? एक मिनट, चलो और सिंपल करता हूँ इसको। मैंने ये डेट रख ली, मेरी जनरल मीटिंग जो है मान लो 8 तारीख को है, तो 1 2 3 4, तो मैंने कौन सा तारीख रख ली? 7 दिन बराबर यहाँ खत्म हो रहे ना, मैंने ये तारीख रख ली। तो ये चलेगा या नहीं चलेगा? एक मिनट, 8 तारीख को है ना, 7 तारीख, 6 तारीख, 5 तारीख, 4 तारीख, 3 तारीख, 2 तारीख, 1 तारीख, चलेगा या नहीं चलेगा? योगिता? अच्छा चलो, मैंने ये तारीख रख ली, इसको मान लिया मैंने कट ऑफ डेट। कौन सी तारीख को?
2 तारीख को मैंने कट ऑफ डेट मान लिया, चलेगा नहीं चलेगा? देखो मैं, इतना सिंपल सा प्रोविजन है एकदम, हम लोगों ने इतने डिफिकल्ट प्रोविजन पढ़े ना, ये इतना सिंपल सा प्रोविजन है, यहाँ पे आके अपन लोग हग रहे हैं। एग्जैक्टली इधर देखो, चलो प्लीज हियर, सो ध्यान देखो, कट ऑफ डेट का मतलब होता है एक डेट, फिर से देखो, अ डेट नॉट अर्लियर देन, a date not earlier than 7 days before the date of general meeting for determining the eligibility to vote by electronic means or in general meeting। तो सबसे पहले why do we, हम लोग को ये कट ऑफ डेट फिक्स क्यों करनी है? जिसके पास कट ऑफ डेट को शेयर होगा वही बंदा क्या कर सकता है, ई वोटिंग में क्या करेगा, वो पार्टिसिपेट करेगा। अब ये जो डेट है वो क्या हो सकती है, दिस डेट कैन नॉट बी अर्लियर देन 7 days, मतलब आप अर्ली कर सकते हो बट इट कैन नॉट बी अर्लियर देन 7 days, मतलब जो शुरू के जो अर्ली 7 days है, जो पहले 7 days है, उन 7 days के अलावा ये डेट होगी। हाँ, तो अगर मान लो मेरी एजीएम 15 तारीख, मेरी एजीएम 15 तारीख को है, तो यहाँ से 14 तारीख, 13 तारीख, 12 तारीख, 11 तारीख, 10 तारीख, 9 तारीख, 8 तारीख, 7 तारीख, 6 तारीख, 1 2 3 4 5 6 7, क्या मैं 7 को अपनी कट ऑफ डेट बना सकता हूँ? क्या मैं 6 को अपनी कट ऑफ डेट बना सकता हूँ? यस, क्योंकि अगर आपने इनमें से कोई डेट रखी तो ये क्या हो जाएंगे, ये अर्लियर देन 7 days हो जाएगा, ये 7 days और अर्लियर हो जाएगा ये। तो अपने को डेट कौन सी रखनी है, हमको ऐसी डेट रखनी है जो 7 दिन पहले की डेट के अलावा हो। इज दैट क्लियर? मैं तुमको ये डायरेक्टली बता सकता था बट मैंने नहीं बताया, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा घूम घाम के आने का, ठीक है, इससे अपनी इंटरप्रिटेशन स्किल क्या होती है, इंप्रूव होती है। और ये तुमको जिंदगी भर परेशान करेंगे, नॉट अर्लियर देन, नॉट लेसर देन, नॉट एक्सीडिंग, एक्सीडिंग। सो जितना ही इस पर क्या करो, टाइम स्पेंड करोगे, उतना आपको प्रैक्टिस क्या होगा, स्ट्रांग होगा। सो कट ऑफ डेट एक ऐसी तारीख होती है जो शुरू के 7 दिन के अलावा होती है। उसके बाद देखो, साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, चलो बाकी कल देखते हैं। एक मिनट, यहाँ तक क्लियर है ऑनलाइन वाले बच्चों? क्लियर है, नॉट अर्लियर देन 7 days? चलो ध्यान रखो अपना।